नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह बात करते हैं आपके फायदे को लेकर, और आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए तो आज भी आपके बात होगी यहां फायदे की। बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार में बड़ी अनिश्चितता जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें ऐसे में भी न जाने कितने ही ऐसे निवेशक हैं जो इस समय पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। यानी ऐसे में भी उनको जो बेनिफिट है वो लगातार मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, कौन सा वो फंड है, इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और उस फंड को कहते हैं मल्टी एसेट फंड। क्या है मल्टी एसेट फंड, बताएंगे आज आपको मनी मंत्र में। जी हाँ, रिस्क कम प्रॉफिट ज्यादा, मल्टी एसेट फंड कुछ ऐसी ही है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें मल्टी एसेट फंड आखिर क्या होता है। और जब हम बात कर रहे हैं बाजार में अनिश्चितताओं को लेकर, ऐसे में किस तरीके से मल्टी एसेट फंड आपको जो फायदा है वो दे सकता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मल्टी एसेट फंड है क्या, वो बता देते हैं। मल्टी एसेट फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, कोई और आप ऐसा ना समझे कि ना जाने कौन से फंड का नाम है, एक म्यूचुअल फंड ही है। और ये देखिए क्या करता है, जो फंड है निवेशकों के पैसे को अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उसमें लगाता है। अब आप सोचेंगे एसेट क्लास क्या होती है। एसेट क्लासेस में आपको बता दें कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और जो हमारा रियल एस्टेट है वो इसमें शामिल है। तो अलग अलग क्लासेस में ये तमाम आपका जो पैसा है उसको लगाता है। और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाकर जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासतौर से कम 3 एसेट क्लास में 10-10% का निवेश करना जो है वो जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप 10% से कम करें, उससे ज्यादा आपको करना होगा। तो जाना आपने मल्टी एसेट फंड आखिर क्या होता है। एक तरह का ये म्यूचुअल फंड है और किस तरीके से लगातार ये काम करता है। हम इक्विटी की बात करें, डेट की बात की जाए, गोल्ड की बात करें, रियल एस्टेट की बात की जाए, उसमें इसको फायदा इसके जरिए होता है। इसके अलावा जब इसके फायदों की बात हम करते हैं, आखिर इसके जरिए क्या फायदा हमें मिल सकता है, हम क्यों मल्टी एसेट फंड में निवेश करें, क्या इसके फायदे हैं, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या इसके फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, यानी इसके जरिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आता है और उसी वजह से जो जोखिम है, जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाता है। एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट इसको आप मान सकते हैं। इसके अलावा मार्केट वॉलेटिलिटी सुरक्षा इसके जरिए मिलती है हमें, यानी हम इस एक तरीके से स्वतंत्र रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कम मेंटेनेंस है, आपको बार बार कहीं अलग अलग जगह पैसा नहीं लगाना होगा, और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न जो है इसके जरिए आपको मिल सकता है। तो ये करीब 5 से 6 इसके बड़े फायदे हैं जो कि एक निवेशक को होते हैं। और फायदे आपको देखिए किस तरीके से हो रहे हैं, आपको लगेगा कि फायदा कैसे हुआ। इस फायदे को समझने के लिए अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो मल्टी एसेट फंड जो है उन्होंने किस तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, एक आकलन इस पर भी, एक नज़र इस पर भी हम डालेंगे कि कैसे लगातार ये जो अलग अलग फंड हैं, जब हम बात करते हैं अलग अलग क्लासेस की, इनका प्रदर्शन रहा। क्योंकि जब तक हम इनका प्रदर्शन नहीं देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं जांचेंगे, तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो अलग अलग हमारी क्लासेस रही हैं उसमें क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या उनका प्रदर्शन रहा। क्योंकि एक बार हम देखते हैं, फिलहाल की अगर बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड यानी सोना जो है वो कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा शेयर बाजार है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। डेट की अगर बात की जाए तो वहां हम एक संतुलन देखते हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए, कैसे मल्टी एसेट फंड जो हैं इन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है, ये आपको दिखा देते हैं। इसके जरिए देखिए आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। खासतौर से अगर हम 2014 की बात करें, जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये इक्विटी मार्केट है, और जो हरी लाइन है वो डेट है। इसके साथ साथ जो आपको ऑरेंज कलर यानी जो केसरिया रंग यहाँ दिख रहा है उसको आप सोना समझ सकते हैं, तो वहां एक कमी आई। इसके अलावा 2017 की बात की जाए, 18, 2019 में आप देख सकते हैं जो ये ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, यानी गोल्ड का जो मार्केट रहा वो बढ़ता हुआ नजर आया, और इक्विटी जो नीली लाइन आप देख पा रहे हैं वो कम नजर आ रही है, जबकि डेट जो है वो यहां भी बढ़ रहा है। तो तीनों का जो मिश्रण है वो नजर आता है। इसके साथ साथ 2021 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए, या 2024 में भी आप देख सकते हैं जो खासतौर से जो ऑरेंज लाइन है, जो केसरी लाइन है वो बढ़ती नजर आ रही है, यानी सोना जो है, जो गोल्ड है वो बढ़ रहा है, जबकि इक्विटी जो है उसके अनुपात में कम बढ़ रही है। तो ये 10 सालों का एक खाका है कि आखिर कैसे पिछले 10 वर्षों में जो अलग अलग एसेट्स हैं उनका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। और इसी के जरिए ही हम लगातार कहते हैं कि हमें निवेश की तरफ बढ़ना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन की लगातार बात कही जाती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के, और इसके साथ साथ धनंजय पंथिया जी भी हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले यहाँ पे धीरेन्द्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड को लेकर अब हम देखते हैं कि एक जागरूकता लोगों में नजर आती है, निवेश को लेकर जागरूकता नजर आती है, लेकिन जब इसमें मल्टी एसेट फंड की हम बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आज भी ये नया है, कैसे आप इसको देखते हैं?
म्यूचुअल फंड के बारे में काफी जागरूकता बढ़ी है। एसआईपी एक साइनोनिम हो गया है म्यूचुअल फंड के लिए या मेथोडिकल इन्वेस्टमेंट के लिए। और मल्टी एसेट फंड एक नया कैटेगरी बहुत स्ट्रांगली इमर्ज कर रहा है, इसलिए क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का जो बेसिक आधार है कि आपको बहुत ही सुविधाजनक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन दे पाता है। और अभी तक हमारे जितने भी हाइब्रिड फंड है वो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है। और पिछले 3-4 साल से जो सोने के दाम में उछाल आया और सोने के दाम में उछाल आने का प्रमुख कारण ये है जी कि दुनिया बैंक ने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खासकर यूक्रेन की वॉर के बाद जब लोगों को पता चला कि डॉलर रिजर्व आपके लिए उतना क्रेडिबल नहीं है, तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे और जिस वजह से सोने का एक नया डिमांड है। और सोना सबसे पुराना एसेट क्लास है जो ये ग्रोथ एसेट नहीं है। यहाँ पे लगाने की जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आप कंपनी की भागीदारी होती है, आपका ओनरशिप होता है। जब आप उधार देते हैं किसी को या जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। और जी उसके साथ कभी कभी वो जिसको आपने दिया है उसकी स्थिति अगर अच्छी नहीं रही तो आपको पूंजी और आपका ब्याज समय से नहीं मिलेगा। तो एसेट नहीं है, लेकिन सोना एक वैल्यू का स्टोर है। जी और ये जो वैल्यू का स्टोर है इसका एक नया डिमांड आने से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के खरीदने की वजह से इसमें एक नया उछाल और सस्टेन उछाल और हम चौथे साल का उछाल ये लगता है। मतलब ये नहीं है कि सोने में गिरावट नहीं आती। बिल्कुल, एक विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास बचता है। एक बतौर निवेशक अगर देखा जाए, नरेंद्र जी इस बात की जानकारी आपसे भी मैं लेना चाहूंगा। जब हम निवेशक के तौर पर देखते हैं बाजार में, हम देखते हैं कि गिरावट चल रही है, तब थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जितना हमारे पास स्टॉक है उसको निकाल दें, शायद आगे कहीं और ज्यादा हमारा जो नुकसान है वो बढ़ ना जाए। लेकिन ऐसे में मल्टी एसेट फंड जो है, हम मान सकते हैं कि एक बैलेंस जो है वो बना के रखते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बना के रखते हैं और आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। एब्सोल्युटली सर, जैसे कि हम जब जानते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल रहता है और हर साइकिल में अलग एसेट क्लास परफॉर्म करते हैं। आपने देखा हो कभी गोल्ड परफॉर्म करता है, जी 2 साल पहले इक्विटी मार्केट ने शानदार रिटर्न दिया था, कभी इंटरेस्ट रेट जब गिरते हैं तो डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। जी तो हर एसेट क्लास अलग अलग मार्केट की सिनारियो में काम करता है और वो डिपेंड करता है कि कौन सी खबर है मार्केट में। जैसे अभी ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है, कभी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, कभी 300 पॉइंट मार्केट नीचे है, तो ये जी वॉलेटिलिटी हर इन्वेस्टर को शायद अपने पोर्टफोलियो में फुल ऑन पसंद नहीं है। तो कुछ कुछ इन्वेस्टर ये कहते हैं कि सर क्या हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पर कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रहे तीनों चारों एसेट क्लास का, चाहे जी वो इक्विटी हो, गोल्ड हो या डेट हो, ताकि मार्केट के सिनारियो के हिसाब से जो फंड मैनेजर है वो अपनी आकलन करे और उस हिसाब से कितनी मात्रा में रखना है। जैसे जी आपने में कहा था कि मिनिमम कोई भी एसेट क्लास में 10% रखना जरूरी है। तो ये कंपल्सन इसलिए ताकि क्योंकि ये जो फंड की थीम है ना, इसको जस्टिफिकेशन दे सके। जब हम जी मल्टी कहते हैं, मल्टी का मतलब ये होता है एक से ज्यादा। तो अगर अगर हमारे फंड मैनेजर को अभी लग रहा है कि हमें गोल्ड में अच्छी बढ़ोतरी दिख सकती है, तो वहां पर वो शायद गोल्ड पे एक्सपोजर ज्यादा बढ़ा दे। जी और कहीं कि अभी मार्केट डाउन है, उस लेवल पे बाई की जा सकती, थोड़ी इक्विटी की एक्सपोजर बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि इन हाउस जो है ना, एक इन्वेस्टर के लिए बाय डिफॉल्ट एसेट एलोकेशन हो जा रहा है। अगर हम इन्वेस्टर लेवल की बात करें कि क्या वो अपने लेवल पे कर सकते हैं, कहीं ना जी कहीं उनकी सेंटिमेंट है वो अलाउ नहीं करते हैं उनको। अभी जब मार्केट नीचे है तो और नीचे लगता है, जी और जब मार्केट ऊपर है तो उन्हें और ऊपर लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो बिहेवियर है ना, वो उनको help नहीं करता है अपने एंड में करने के लिए। तो यहाँ बिल्कुल। पर एक और धनंजय जी, अगर निवेशक के तौर पर देखें तो पहले हम देखते थे कि अगर हमें लग रहा है कि शायद गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो हम सोचते थे गोल्ड ईटीएफ की तरफ अपना रुझान कर लेते थे, या लगता है कि जो डेट में इन्वेस्ट करना ठीक होगा उस तरफ कर लेते थे। लेकिन यहाँ मल्टी एसेट फंड जो है, हम कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प देता है, क्योंकि वहां पर शायद निवेशक को उतना सोचना ही नहीं है। आपने एक बार अपना जो निवेश है वो कर दिया, एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद फंड मैनेजर जो है वो अपने अनुसार उसको उसमें बदलाव कर सकता है। एब्सोल्युटली, जैसे हम कहते हैं ना कि सर शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लॉन्ग जी टर्म में फंडामेंटल प्ले करता है। ये जो सेंटिमेंट है ना, ये शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो है ना इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। अभी जब कोई चीज तेजी में होती है तो हमको और तेजी लगती है। जी तो जब इन हाउस में कोई मॉडल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फंड होता है ना, उनका इन हाउस मॉडल होता है कि किस लेवल पे इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाना है। जी देयर इज सिस्टम, एक प्रोसेस है। जब सिस्टम और प्रोसेस के द्वारा चीजें चलती है ना, तो आपका एक्सपीरियंस और रिटर्न बेटर हो जाता है। ये जो बिल्कुल बाजार बाजार के जो उतार चढ़ाव हैं, जहां पर बहुत सारे निवेशक अभी सोच रहे हैं कि मार्केट से निकल जाएं, बहुत सारे सोच रहे हैं कि गोल्ड में डाल रहे हैं, हो सकता है कि 1 साल के बाद गोल्ड में उनका अनुभव अच्छा नहीं हो लेकिन मार्केट अच्छा कर दे। जी तो फिर दोनों जगह रिग्रेट रहता है कि यहाँ पर भी हमने पैसा खो दिया और वहां पर भी खो दिया। तो हमें
कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड अपने माइंडसेट रखिए, और जहां पर आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, स्किल सेट नहीं है, और जी। अपने सेंटिमेंट पे कंट्रोल नहीं है, तो जो बेस्ट है उनको दीजिए, वो आपके बिहाफ में मैनेज करके इसको बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और धीरेन जी, आप लगातार इस बात को कहते हैं कि मार्केट है तो जोखिम तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन इस जोखिम के दौरान जब हम देखते हैं कि कैसे जो निवेशक हैं वो अपना जब निवेश की योजना बनाते हैं, उनको लगता है कि कैसे फायदा मिलेगा, लेकिन एक सामान्य पोर्टफोलियो में हम कितना अनुपात जो मल्टी एसेट फंड है उनका रखकर चलें, उनको हम शामिल कर सकते हैं? ये अनुपात की बात नहीं है। जी। मुझे लगता है कोई भी नया निवेश जब बाजार में आता है तो और जब भी पहला गिरावट का दौर दिखता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही पॉजिटिव एंडेवर है, इनिशिएटिव है। आप बहुत सपने देखते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि बच्चे के पढ़ाई के लिए, मकान खरीदने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप पहला गिरावट देखते हैं तो आप बाजार से डर के भाग जाते हैं। जी। मल्टी एसेट फंड आपको बाजार में बने रहने का साहस देता है, और गोल्ड और फिक्स्ड इनकम होने की वजह से यहाँ पे फंड में गुंजाइश है कि गिरावट से बच पाए। इक्विटी फंड पूरी तरह से नहीं बच पाएगा, क्योंकि इक्विटी फंड का मैंडेट ये कि मैंने आपको पैसे दिए, पूरा पैसा इक्विटी में लगाइए, एकदम 10-20% आप इक्विटी से में कर सकते हैं। जी। तो ये निवेशकों, शुरुआती निवेशक के लिए, किसी भी शुरुआती निवेशक जब आप शुरू कर रहे हैं तो उन्हें मल्टी एसेट से या अग्रेसिव एसेट फंड जिसमें 30-40% इनकम होता है उसमें लगाना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि बाजार से में बने रहने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है जी और डर के निकल जाने की वजह से, और उसमें ये बहुत ही मददगार होती है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए स्थिरता जो है वो आपके पोर्टफोलियो को मिलती है, आपको मिलती है। जैसा यहाँ पे धीरेन्द्र जी ने कहा कि आपको यहाँ से अब भागने की आवश्यकता नहीं होती। और खासतौर से धीरेन्द्र जी, अगर देखा जाए जो जिस तरह के ट्रेंड देखे जाते हैं, आप बाजार के जानकार हैं और बेहतर तरीके से जानते होंगे, जब हम देखते हैं कि शेयर बाजार में गिरावट आती है तो जो गोल्ड है, गोल्ड रेट हम देखते हैं कैसे वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, या इसके साथ साथ जब इक्विटी हमारा ऊपर जाता है, शेयर बाजार ऊपर जाता है, तो हमारे डेट या गोल्ड की बात की जाए तो उसके अनुपात में वो उतना ऊपर बढ़ते हुए नजर नहीं आते। अभी की जो स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें भी यही फॉर्मूला हम लेकर चल सकते हैं? अगर हम बात करें गोल्ड की ना, तो टेक्निकली गोल्ड को हमेशा कहा जाता है कि ये पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। तो ये जो पोर्टफोलियो है ना, जब मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो ये पोर्टफोलियो को ज्यादा स्टेबल रखता है, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव से आप कहीं ना कहीं भयभीत नहीं हो और पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं कर दें। जी। अभी सिनारियो है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट सेटअप है, मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ एसेट क्लास है या फिर स्कीम है ना, बहुत रेलिवेंट रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, एक्सपेक्टेड है कि शायद अगर ग्लोबल में थोड़ी सी मंदी आती है तो आरबीआई थोड़ा इंटरेस्ट रेट कट कर सके, क्योंकि इस फंड में डेट का भी इन्वेस्टमेंट है, जहां पर बॉन्ड में भी निवेश होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो बॉन्ड में भी निवेशकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डिंग है, अगर एसेट इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड का भाव बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत शानदार है। अभी इक्विटी लेवल्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं। लोग कहते हैं कि सर अभी मार्केट आपको और नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट कल कहां जाएगा किसी को नहीं पता है शॉर्ट टर्म में, ये फैक्ट है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी भी जीरो इक्विटी से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। नियम कहते हैं कि आप 20% रखें, 30% रखें, थोड़ी सी गिरावट आती है और 20% ऐड करें। लेकिन जो कहते हैं कि हम पूरे नीचे में एंटर करेंगे और पूरे ऊपर में एग्जिट करेंगे, ऐसे फॉर्मूला, ऐसे सिस्टम अभी इनबिल्ड नहीं है। क्योंकि मैंने कहा शॉर्ट टर्म में अगर सेंटीमेंट ड्राइव करता है तो ये फंड की कॉम्बिनेशन सबसे शानदार ये है कि किस मात्रा में इक्विटी रहे, किस मात्रा में बॉन्ड रहे, किस मात्रा में गोल्ड रहे, और इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी की मात्रा चेंज कर सकते हैं मार्केट सिनारियो के हिसाब से। तो अगर कल अगर निफ्टी और 2000 पॉइंट गिरता है तो हो सकता है कि एक मेजर चंक आ जाए इक्विटी में, और अगर 2000 पॉइंट बढ़ते हैं तो और थोड़ा सा एक्सपोजर गोल्ड और डेट की तरफ आ सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है करने की, मुझे लगता है कि ये इसको ज्यादा स्टेबल देता है। और इस सिनारियो में मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में एक बहुत बेहतर विकल्प होगा, जहां पर एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का काफी शानदार रहेगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड पोर्टफोलियो, द फंड स्कीम फॉर द पोर्टफोलियो। बिल्कुल। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक मेन एडवांटेज इसका मान सकते हैं हम। धीरेन्द्र जी, आप कितना इस बात से सहमत? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं निवेशक की इच्छा जो है वो इसके जरिए क्या पूरी होती नजर आ रही है। हम देखते हैं गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई लगातार निकलता हुआ आता है, हर रोज नए रिकॉर्ड पर वो पहुंचता है, तो हमें लगता है हमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि इक्विटी बढ़ रहा है, तब हम सोचते हैं हमें इक्विटी की तरफ मुड़ना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हमारा फंड मैनेजर है वो शायद इस काम को अच्छे से कर सकता है। नहीं, मुझे लगता है फंड मैनेजर के लिए भी करना बड़ा मुश्किल होता है जी। बेसिकली अगर फंड का मैंडेट है कि कम से कम 10% गोल्ड होगा, कम से कम 20%
5% फिक्स इनकम होगा। जी। तो इस डायनामिक रीबैलेंस की वजह से निवेशकों को काफी स्टेबल रिटर्न मिल पाता है। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा लगाना है और वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, लेकिन इक्विटी का जो रवैया रहता है जी। इसमें कभी कभी अभी जैसी स्थिति बनी है या 2008 में बनी या कोविड के बाद बनी, उसमें किसी निवेशक के लिए बाजार में बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी और एसेट एलोकेशन सबसे जरूरी। ये फंड आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से लोगों के लिए बोलना कि आप इतना प्रतिशत इक्विटी में लगाइए, इतना प्रतिशत डेट में, प्रतिशत गोल्ड में लगाइए, ये कहना आसान है। आप इसको रीबैलेंस कर, ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है कि आपने अपना 100 रुपया या 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया दे दिया और आपका पैसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं, आपको फेरबदल नहीं करना है, सब कुछ फंड मैनेजर करेगा जी। तो ये सुविधाजनक तरीके से आप तीनों एसेट में लगा कर डिसिप्लिन पोर्टफोलियो फॉलो करते हैं, एक नए निवेशक बहुत अच्छा और एक निवेशक जो कि बहुत पैसा एक्यूमुलेट कर चुका है और अब वो अपने पैसे से उस तरह का वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है, उस तरह की गिरावट नहीं देखना चाहता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प। बिल्कुल एक बेहतर विकल्प जो है जाहिर तौर पर वो मिलता है। और ऐसे समय में क्या इसके अलावा और विकल्प हमारे पास है, किस तरीके से और हमें इसको अपनाना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होगा, ये भी जानेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपके पोर्टफोलियो में अगर मल्टी एसेट फंड है तो ये पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैकअप दे सकता है, बैलेंस बना के रख सकता है, क्योंकि मार्केट हम सभी जानते हैं एक उठा-पटक का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में भी अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो जाहिर तौर पर वहाँ मल्टी एसेट फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। लगातार इस पर हम जानकारी दे रहे हैं आपको। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र जी और धनंजय जी। यहाँ धनंजय जी आपका रुख करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे जो लोग हैं उनको फंड्स की जानकारी जब मिलने की बात कही जाती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लगातार जो निवेशक हैं उनको ये जानना समझना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है। और मल्टी एसेट फंड जो है शायद वो डाइवर्सिफिकेशन उसका उद्देश्य यही है कि जो निवेशक है उसको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, उसका जो जोखिम है वो भी कम हो पाए। एब्सोल्युटली, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे खाने में एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, खाने में हमें रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी अगर आपके डाइवर्सिफिकेशन रहे ना तो आपके जो स्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी बेहतर हो जाती है। जैसे बहुत सारे निवेशक ये कहते हैं कि सर जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हमें मार्केट में पैसा तो लगाना है, इसमें दो फैक्टर आता है, एक होता है आपको जोखिम लेने की क्षमता और एक आता है जोखिम लेने की इच्छा। जी, लोग क्षमता जो है वो ज्यादा बदलती नहीं लेकिन इच्छाएं बदल जाती हैं। 2024 जब 2024 अक्टूबर की बात करें, जब हम इन्वेस्टर से मिलते थे, इंडिया में 99% इन्वेस्टर एग्रेसिव थे, उनको लगता था मार्केट और बढ़ेगा जी, और वही इन्वेस्टर अप्रैल के महीने में कंजर्वेटिव हो गए। तो ये जो लोगों का जो रुझाव है ना जो बदलता है समय के हिसाब से, तो वहां पर बिहेवियर हमारा समय के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन हम अगर एक डिसिप्लिन फॉलो कर लें, जहां पर कि सर ने इससे राइटली कहा कि इन हाउस ही कोई मॉडल हो जहां पर चीजें मार्केट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के हिसाब से, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बिल्डअप हो, तो आपका स्मूथनेस रह जाता है रिटर्न में। और इंपॉर्टेंट ये है कि सर कभी भी एक निवेशक को अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, कौन से एसेट क्लास चुनना है वो उनके गोल पे डिपेंड करेगा, उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और उनका एक्सपीरियंस रहा है। जैसे आज तक किसी ने अगर मार्केट लिंक में पैसा नहीं डाला है, बहुत सारे
अभी भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो LIC हो या बैंक की डिपॉजिट हो। और जब वो बार मार्केट में लाते हैं पैसा जहां पर थोड़ा सा जोखिम होता है और मार्केट से लिंक रिटर्न रहता है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप जब जोखिम ले रहे हैं तो स्टोटी मतलब अपने जोखिम की एबिलिटी को बढ़ाइए। तो मुझे लगता है अगर पहली बार निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी में हल्का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन अक्सर जब हम, क्योंकि फायदे की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, तो इक्विटी का जिक्र कर लेते हैं या गोल्ड का, लेकिन इसके बीच में जो संतुलन है, डेट की अगर खासतौर से बात की जाए, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एब्सोल्युटली, डेट आपको एक एडवांटेज देता है बॉटम फिशिंग का या कहीं पर कई सिनारियो के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो चेंज करने का। तो सर सपोज फॉर एग्जांपल हमने 26,000 लेवल पे 30% इक्विटी डाला है और बाकी हमारा 40-50% डेट है। अभी जब मार्केट 22-23 हजार आया, वही डेट हमको हेल्प करेगा बॉटम लेवल पे और इक्विटी एक्यूमुलेट करने के लिए। जी बिल्कुल, तो डेट के जरिए जो मदद है वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं उसका भी यहाँ एक विकल्प मिलता है। उसमें क्या आपके अनुसार जो निवेशक है उसको करना चाहिए? क्या गोल्ड की तरफ उसको अभी रुझान करना चाहिए या रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं उसकी तरफ उसको देखना चाहिए? ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बात करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसे बेहतर हो सकता है और बेहतर के साथ कैसे वो बैलेंस्ड हो सकता है, कैसे उसमें मजबूती आ सकती है, स्थिरता आ सकती है। और उसी में जैसा कि लगातार हमारे साथ जुड़े जो खास मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि जो मल्टी एसेट फंड है उसमें काफ़ी कारगर है, उसमें इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम हो जाती है और उसी वजह से लगातार जो निवेशक हैं उनका रुझान इस तरफ हमें जाहिर तौर पर नजर आता है। लेकिन खासतौर से धीरेन्द्र जी, अगर बात की जाए जो एक नया निवेशक है जो कहीं ना कहीं अब चाहता है कि अगर गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो इसमें निवेश करूं या ना करूं, या इक्विटी अगर गिर रहा है तो क्या करूं, शुरुआत कैसे की जाए? बहुत सारे निवेशक अभी गोल्ड में रुचि लेने लग गए हैं और ये निवेशकों का सबसे पुराना शौक है जी। जो कुछ भी हाल फिलहाल अच्छा करता है उसका वो पीछा करते हैं और उसके बाद उन्हें नुकसान होता है। इस समय थोड़ा इतिहास देखने की जरूरत है। बहुत कम दिन पहले 2011 से लेकर के 2015 तक की जो पीरियड था उसमें सोने के दाम में 45% की गिरावट आई थी जी। 1920 रुपए पर आउंस सोने का दाम था सितंबर 2011 में जी। और दिसंबर 2015 में वो घट करके $1,050 पर आउंस हो गया था जी। तो ये जो लोगों का विश्वास है कि सोना केवल बढ़ता है, सोना कितना सोना है, मतलब लोगों का जो को लगता है कि ये बहुत ही भरोसेमंद, जी हाँ बिल्कुल ये स्टोर वैल्यू का स्टोर है जी। लेकिन ये सोचना कि ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा और कभी गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सोने के फाइनेंशियलाइजेशन के बाद से, क्योंकि आज के दिन सोना जितना लोगों के लॉकर में ज्वेलरी के फॉर्म में होगा उससे ज्यादा बड़े फॉर्म में सेंट्रल बैंक्स के पास है जी। उतना ही ज्यादा बड़ा फॉर्म में ये गोल्ड ETF और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके वजह से ये डिफरेंट तरीके का एसेट हो गया है। यहाँ पे उसी तरह की साइक्लिकलिटी देखी जाती है, उतार चढ़ाव देखा जाता है और ये 45% की गिरावट 2011 से 15 का ये लोगों की जो रिमाइंडर है कि आप इसमें, ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन देता है। सोना बहुत अच्छा करता है जब बॉन्ड बाजार और इक्विटी बाजार में गिरावट या उसके बारे में लोग चिंतित होते हैं जी। लेकिन ये हमेशा अच्छाई केवल नहीं करता है। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये तो एक हम कह सकते हैं कि हकीकत भी है। और खासतौर से धनंजय जी, क्योंकि बाजार की अगर बात की जाए तो इस तरह की भी जो खबरें हैं वो भी लगातार चल भी रही हैं कि क्या स्थिति रहेगी सोने की। लेकिन जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा कि हर चमकता हुआ पोर्टफोलियो जो है वो ज़रूरी नहीं कि सोने की वजह से चमक रहा हो, उसमें और भी बदलाव हो सकते हैं और ये मल्टी एसेट फंड जो है वही एक विकल्प हमें देता है। एब्सोल्युटली, अभी जब भी कोई एसेट क्लास की बात करता है ना, एक एसेट क्लास में दो करेक्शन आता है, एक होता है टाइम करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस करेक्शन जी। या तो भाव का करेक्शन होगा या कभी समय का करेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जब निवेशक कहते हैं कि सर क्या यहाँ से सोना गिरेगा, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी कोई एसेट क्लास अच्छा रनअप कर लेती है तो बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि शायद वो उसी लेवल पे 2-3 साल रुक जाए। तो अगर आज के डेट में गोल्ड अगर 90,000 है और 3 साल बाद यही भाव रहता है तो मुझे नुकसान ब्याज का होता है, क्योंकि अगर आज निवेशक मैंने आज 90,000 में निवेश किया है और भाव 3 साल सेम रहे तो मुझे वो जो 3 साल का जो ब्याज है ना वो नुकसान होता है। उससे हम कहते हैं टाइम करेक्शन। तो ये 3 साल ऐसा रहता है तो फिर वो क्या होता है, इन्वेस्टर जो है सोचता है कि नहीं यहाँ पर नहीं रखना है, मुझे इक्विटी मूव कर देना, जहां इक्विटी 30,000 पहुंच जाता है। तो ये लोगों के बीच में माइंडसेट में चैलेंज लगता है ना कि ये कर लें कि वो कर लें। सर धीरेन्द्र जी ने कहा सर 2012 में जो गोल्ड का भाव था वही सेम भाव 2018 में था
जी अब बिल्कुल, लेकिन निवेशक देखता है कि साल 2025 में 22% से ज्यादा का रिटर्न जो है वो गोल्ड ने दे दिया, और उसी वजह से शायद रुझान जो है वो गोल्ड की तरफ हो जाता है। और जैसा लोग कहते भी हैं कि जो चमकती हुई वस्तु है वो जरूरी नहीं कि सोना हो, लेकिन यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे में आप दोनों से एक छोटी छोटी और प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, किस तरीके से मल्टी एसेट फंड में कितना प्रतिशत आपके अनुसार धनंजय जी हमें यहाँ पे उसमें उसको शामिल करना चाहिए? शुरुआती निवेशक को, सॉरी धनंजय आप बोल रहे थे? जी, पहले धनंजय जी से सवाल ले। तो सर मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का 30 से 40% होना चाहिए, अगर आपने मार्केट लिंक में एक्सपोजर नहीं लिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इक्विटी में, आप जानते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को, और आने वाले 2 साल में आपको लगता है कि मार्केट के डायरेक्शंस थोड़े से आपको कहीं क्लियर नहीं है, और गोल शॉर्ट टर्म का है, 1-2 साल का है, और पैसा आप लॉन्ग टर्म में कमिट नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर 50% ऑफ पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर आपका ड्यूरेशन 2 से 3 साल है तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो का 50% ये पार्ट हो सकता है। चलिए बिल्कुल, धीरेन जी आपको कितना लगता है, कितना प्रतिशत रखना चाहिए, और उसमें ड्यूरेशन जो है वो हमें कितना रखना होगा? मुझे लगता है अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि 10 साल से ज्यादा के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी शुरुआती निवेशक मल्टी एसेट फंड नहीं होनी चाहिए जी, ताकि उसका भरोसा बन पाए। जब आपका पैसा, और अगर आपके पास पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तब भी आपके पास 5-10% गोल्ड फंड होना चाहिए ताकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिल पाए। यानी जो पैसे को निकाल करके मुख्य बात है वो यही कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो जरूरी है, और मल्टी एसेट फंड वही एक सुविधा, एक फीचर जो है वो बड़ा वो आपको प्रदान करता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से मल्टी एसेट फंड जो है वो आपको अलग अलग फीचर देता है, लेकिन बैलेंस फीचर जो है वो सबसे अहम स्थिरता आपको देता है, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो लगातार हम देखते हैं कि वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और खासतौर से जब देखा जाता है कि कैसे लगातार हम बात करते हैं कि अलग अलग हमारे जो बैलेंस फंड की बात की जाए, दूसरे फंड्स की बात की जाए, कैसे ये काम करते हैं, लेकिन ऐसे में जब हम इन फंड्स को देखेंगे हमें यही लगता है कि कैसे ये जो फंड है और बेहतर रह सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी, और वही जानकारी लगातार आपको मनी मंत्रा के जरिए हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, दीजिए अनुमति, नमस्कार।